हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडुकेशन में। फ्रेंड्स, बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए हम लोग यहाँ पर जीएस देख रहे हैं और ये यूथ कंपटीशन टाइम्स से जो भी बुक में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिए हैं 1 से लेके जो है 12 तक के सभी प्रकार के जो पेपर्स हुए हैं उन तैयारी 1, 2, 3 के, तो सभी के क्वेश्चन यहाँ पर हैं। प्रीवियस ईयर PYQ है। तो यहाँ पर जो आज का टॉपिक रहेगा वो न्यायपालिका है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, पंचायतें, समितियां, निर्वाचन आयोग, आपात उपबंधन और महत्वपूर्ण जो सभी संविधान में संशोधन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। तो पहला टॉपिक हमारा है संघ की न्यायपालिका, भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। यहाँ से क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी लेंथी क्वेश्चन आया था, तो इसे आप एक बार देखेंगे। बिल्किस बानो के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य जो है वो वर्णित है। और इसके जो है आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। बिल्किस बानो ने 30 नवंबर 2022 को सर्वोच्च न्यायालय में समय पूर्व दोषियों की रिहाई को चुनौती दी। सेकेंड ऑप्शन है 23 अप्रैल 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्किस बानो को गुजरात सरकार से 50 लाख रुपए मुआवजा दिलाया था। और इसके बाद है 8 जनवरी 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने 11 दोषियों को समय पूर्व रिहाई करने संबंधी आदेश को रद्द कर दिया। नेक्स्ट है न्यायमूर्ति वीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां ने निर्णय दिया। तो यहाँ पर आपका कौन सा आंसर जो है राइट रहेगा, इसके लिए फिर हमको कूट दिए गए हैं। तो ये कूट जो है इस प्रकार से है और ओनली 2, ओनली 3, केवल जो है 1, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन जो है वो आपका डी वाला है। इसकी कंप्लीट व्याख्या भी देख लीजिए ताकि जो है चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, हर क्वेश्चन इतना लेंथी नहीं आता है, तो आप थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए और आगे का फुल वीडियो देखिए और तो सारे क्वेश्चन जो है वो आपको समझ आएंगे। बिल्किस बानो केस प्रकरण पर 2002 का है। इस केस में 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। 23 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को 50 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया था। 15 अगस्त 2022 को गुजरात सरकार ने इन दोषियों को रिहा कर दिया। सितंबर 2022 में बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय बेंच वीवी नागरत्ना एवं उज्ज्वल भुइयां ने गुजरात सरकार के फैसले को रद्द किया। इस प्रकार से यहाँ पर फ्रेंड्स आपका डी नंबर ऑप्शन है। यदि आप कंप्लीट व्याख्या याद रखते हैं तो उम्मीद है कि आप क्वेश्चन को किसी न किसी प्रकार से सही तरीके से सॉल्व कर ही लेंगे। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारतवर्ष में विधि की शून्यता का कौन सा पहलू पाया जाता है। निम्नलिखित में से भारतवर्ष में विधि की शून्यता का कौन सा पहलू पाया जाता है। न्यायपालिका विवादित कार्यपालिका आदेश या विधायी उपायों को पूर्णता या उसके भाग को शून्य घोषित कर सकती है। एक संविधि पूर्णता या आंशिक रूप से शून्य घोषित की जा सकती है। एक शून्य विधि को संवैधानिक संशोधन के माध्यम से राज्य द्वारा पुनर्वासित किया जा सकता है। उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है वो डी नंबर होगा। डी नंबर ऑप्शन आपका राइट है, यानी कि एक से अधिक आंसर सही है। कंप्लीट व्याख्या देखेंगे और सारी चीज़ें आपकी जो है वो क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर आप व्याख्या देखेंगे। भारतवर्ष में विधि शून्यता का पहलू निम्नलिखित संदर्भ में पाया जाता है, जिसमें न्यायपालिका विवादित कार्यपालिका आदेश या विधायी उपायों को पूर्णता या उसके भाग को शून्य घोषित कर सकती है। एक शून्य विधि को संवैधानिक संशोधन के माध्यम से राज्य द्वारा पुनर्जीवित किया जा सकता है और एक संविधि पूर्णता या आंशिक रूप से शून्य घोषित की जा सकती है। इस विकल्प डी उपयुक्त में से एक से अधिक उत्तर जो है वो आपका सही है। तो यहाँ पर आप जो है इसे एक बार फिर से जो है देख लें, स्क्रीनशॉट लेके जो है फिर आप इसे सही से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं एक बार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है क्योंकि। जो भारत है वो एकीकृत न्यायपालिका रखता है, उसका रीजन बताना है क्यों रखता है। ऑप्शंस दिए गए हैं। भारत में एक मौलिक विधि तथा सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय और उनके नीचे उच्च न्यायालयों के साथ न्याय पाया जाता है।
उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा उच्च न्यायालय केंद्रीय शासन के एक उपभाग के रूप में गठित किए गए हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका डी नंबर ऑप्शन सही है। और इसकी व्याख्या है भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है क्योंकि भारत में एक मौलिक विधि तथा सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे उच्च न्यायालयों के साथ न्याय पाया जाता है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड 1 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति 217 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय राज्य के न्यायिक प्रशासन के प्रमुख होते हैं। उच्च न्यायालय जो है केंद्रीय शासन के एक उपभाग के रूप में गठित किए गए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है आपका आंसर जो है डी नंबर ऑप्शन सही है। कंप्लीट व्याख्या याद रखेंगे तो चीज़ें जो है वो क्लियर बनी रहेंगी। नेक्स्ट है हमारा भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। तो सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत कब आया। क्वेश्चन में मेन उद्देश्य यही है पूछने का। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, मिनर्वा मिल्स बनाम भारतीय संघ, ए और बी दोनों। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो सही वाला आंसर है वो आपका बी नंबर ऑप्शन है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा संसद मौलिक अधिकारों को संशोधित या सीमित कर सकती है किंतु संविधान के अनुच्छेद 368 से संसद को संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन का अधिकार प्राप्त नहीं है। इस प्रकार से बी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल राइट। आगे चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। कोलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोलेजियम प्रणाली के बारे में पूछा गया है और उसके ऊपर विचार करने के लिए कहा गया है। क्या होती है कोलेजियम प्रणाली। ऑप्शन दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश CJI करते हैं और उस समय इसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। नेक्स्ट है ऑप्शन संसद ने विधि द्वारा कोलेजियम प्रणाली का आरंभ किया है। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है। नेक्स्ट है कोलेजियम प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1993 में न्यायाधीश PN भागवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जज मामले के उपलक्ष्य में की गई थी। और उपरोक्त में से जो है कौन सा कथन सही है ये बताना है। केवल 1 और 2, 3 और 4, 1 और 3। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा डी नंबर ऑप्शन, यानी कि 1 और 3 जो है वो आपका सही है। व्याख्या देख लेते हैं, वहाँ से चीज़ें आपकी हो जाएंगी क्लियर। तो कोलेजियम प्रणाली न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है। तो यहाँ से क्लियर हो गया क्या है कोलेजियम प्रणाली। न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है जो संसद के किसी अधिनियम या संविधान के प्रावधान द्वारा स्थापित न होकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है। यह एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश CJI करते हैं और उस समय न्यायालय में कार्यरत अन्य 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है। तो इस प्रकार से ये होगी इसकी कंप्लीट व्याख्या। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है कि राज्यों के उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय और संघ राज्य क्षेत्र। तो यहाँ से जो है लिया गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है। राष्ट्रपति के, राज्य के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, संसद। फ्रेंड्स यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ए नंबर ऑप्शन जो है वो राष्ट्रपति बिल्कुल सही होगा। अब यहाँ पर इसकी कंप्लीट व्याख्या देखते हैं। तो उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी।
जबकि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या संसद द्वारा निर्धारित की जाती है। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो है आप देख सकते हैं कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो निर्धारित होती है वो उसका अधिकार किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसकी कंप्लीट व्याख्या हो जाती है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो पंचायत, नगर पालिका और सहकारी जो समितियाँ होती हैं इससे लिया गया है। तो देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे जब 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आया? तो उस समय की बात की जाए तो उस समय पी नरसिंहा राव थे। कौन थे? पी नरसिंहा राव थे। ए नंबर ऑप्शन राइट होगा। और इसकी कंप्लीट व्याख्या देख लीजिए। 73वां और 74वां संविधान संशोधन वर्ष 1993 में लागू हुआ। इस समय भारत के प्रधानमंत्री पी नरसिंह राव थे। इस संशोधन द्वारा ग्राम पंचायत तथा नगर पंचायत को संवैधानिक रूप प्रदान किया गया था। तो इस प्रकार से ये जो है ए नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा बिल्कुल राइट। आगे नेक्स्ट की ओर चलते हैं और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारत में जिला नियोजन समितियों का मुख्य उद्देश्य कौन था? तो मुख्य उद्देश्य पूछा गया है क्या था? ऑप्शन दिए हैं पंचायतों और नगर पालिकाओं की योजनाओं को एकीकृत करना। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन जो है जनपद की प्रारूपी योजना तैयार करना, पंचायतों के मध्य एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करना, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में जिला नियोजन समितियों का मुख्य उद्देश्य जो है वो पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी नंबर ऑप्शन। डी नंबर ऑप्शन जो है वो सही होगा। भारत में जिला नियोजन समितियों के मुख्य उद्देश्यों के संदर्भ में दिए गए प्रश्न में एक से अधिक विकल्प सत्य हैं, क्योंकि जिले में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने तथा संपूर्ण जिले के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए किसी राजस्व जिले या राजस्व जिलों के किसी समूह, ग्रुप तथा उसके भाग जो एक ही जिला पंचायत में है के लिए एक जिला योजना समिति का गठन किया जाता है। इसके तहत सरकार जिले में जिला परिषद, ग्राम पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने और पूरे जिले के लिए एक मसौदा विकास तैयार करती है, जिससे पंचायतों के मध्य एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करने में सहायता मिलती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है वो आपका डी नंबर ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था? तो यहाँ पर क्या जो है वो आपका सही होगा 2022-23, 2024-25, 2005 से 6, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका सही वाला आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो जाएगा। देखते हैं इसकी कंप्लीट व्याख्या। भारत की केंद्रीय सरकार की पंचायती राज मंत्रालय वर्ष 2004 में निर्मित हुआ था। पंचायती राज संस्थान भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। स्थानीय स्वशासन का अर्थ है स्थानीय लोगों द्वारा निर्वाचित निकायों द्वारा स्थानीय मामलों का प्रबंधन। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका बी नंबर ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, भाषाएं, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो लिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है देश में मतदाता सत्यापित कागज लेख परीक्षण विचारण VVPAT निम्न में से किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो इसे शॉर्ट फॉर्म में भी याद कर लेना जरूरी है, शायद कभी फुल फॉर्म ना दे और शॉर्ट ही फॉर्म दे दिया जाए तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 2013 जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और इसकी कंप्लीट व्याख्या देख लीजिए। तो देश में मतदाता सत्यापित कागज लेख परीक्षण विचारण VVPAT जो है वो वर्ष 2013 में पहली बार नागालैंड के नोकसेन विधानसभा क्षेत्र में 21 मतदान केंद्र में उपयोग में लाया गया। जून 2017 तक इसे 100% जो है वो अपना लिया गया कि यानी कि सभी जगह जहाँ भी मतदान होता है हर जगह ये चीज़ जो है वो आ चुकी थी। नेक्स्ट है आपात उपबंधन संविधान संशोधन के संबंध में क्वेश्चन पूछा गया है। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा आपको सब्र करके अच्छे से पढ़ना है। और यहाँ पर निम्नलिखित वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने के परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से हैं? तो ये कब लागू किया जाता है ये जो है क्वेश्चन में पूछा गया है। कंडीशंस जो है वो आपको दी गई हैं। राष्ट्रपति द्वारा
राज्य मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जजों के साथ संघ मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति विचारार्थ आरक्षित रखी जाती हैं। इसके कूट दिए गए हैं और कूट में आपको आंसर जो है वो आपका फर्स्ट वाला सही है, 1, 3 और 4। कंप्लीट व्याख्या देख लीजिए। किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 3 लागू करने पर निम्न परिणाम हो सकता है। तो ये परिणाम जो है वो इसके दिए गए हैं, जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया था। आप जो है एक बार इसकी स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं इस प्रकार से। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वहाँ पर पूछा गया है, भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में कथन दिए गए हैं, उन पर करना है विचार। तो 42वें संविधान संशोधन के संबंध में यहाँ कथन दिए गए हैं, 4 कथन दिए गए हैं। इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो यहाँ पर जो है ये जो धर्म जोड़े गए, तो ये बिल्कुल जो है राइट है, तो ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, इसमें संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जो है जो कि जोड़े गए, 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, ये बात कही गई है। नेक्स्ट यहाँ पर जो हो जाएगा आपका, इसके नए निर्देशक सिद्धांत जोड़े, यानी कि अनुच्छेद 39A और अनुच्छेद 43A और अनुच्छेद 47। और इसके बाद है, इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभाओं मंडलों के सदस्यों को आयोग घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस पर जो है स्टार दिया गया है, कोई इसका आंसर क्लियर नहीं है, लेकिन आप व्याख्या देख लीजिए। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा जो है प्रस्तावना, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष जो है ये अखंडता का शब्द जोड़ा गया था। राज्य विधान सभाओं मंडलों के सदस्यों की अयोग्यता पर राज्यपाल की निर्णय अंतिम होता है, लेकिन उन्हें कार्रवाई करने से पहले चुनाव आयोग से परामर्श लेनी होगी। नेक्स्ट है, स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्य को जोड़ने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1946 द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इसके तहत 4 नए नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए थे। बच्चों के स्वस्थ विकास के अवसरों को सुरक्षित, अनुच्छेद 39 का जो है ये भी जोड़ा गया है। सामान्य न्याय को बढ़ावा देने के लिए गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता, 39A भी जोड़ा गया है। इस प्रकार से यहाँ पर मोस्टली जो है सभी कथन सही हैं। पर्यावरण की संरक्षण व संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास जो है वो 48 है। अतः कथन 2, 3 और 4 जो है वो यहाँ दिया है गलत हैं। 2, 3 और 4 गलत हैं। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से आंसर सही है, यानी कि एक ही बताया गया है यहाँ पर सही है, बट वो कहीं ऑप्शन में नहीं था, तो इसलिए यहाँ पर इस प्रकार से जो है वो इसका आंसर होगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम लोगों ने ये टॉपिक किए हैं कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। इसके साथ साथ संपूर्ण जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी आपको मिलेंगे। वीडियो अच्छा पसंद आए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।